दर्शकों, आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं कुलदीप हुड्डा, फॉर्मर डीजीपी और जम्मू कश्मीर जब स्टेट थी पहले चीफ विजिलेंस कमिश्नर। हुड्डा साहब, आपका स्वागत है। शुक्रिया जी, थैंक यू। वेल, आप खुद ही देख रहे हैं कि टारगेट किलिंग हो रही है। अभी तक इस साल में 18 टारगेट किलिंग हुई है, जिसमें से 6 नॉन लोकल्स हैं और नॉन मुस्लिम जो है 2 हैं, लोकल मुस्लिम जो है 3 हैं और पंचायत मेंबर 4 हैं, 5 कॉप्स भी हैं। ये हाइब्रिड टेररिज्म मुझे लगता है कि ये एक चुनौती बना हुआ है। क्या कहेंगे आप? जी हाँ, एक नया एक किस्म का डिविएशन है। जी। लेकिन हाइब्रिड टेररिस्ट न्यूली रिक्रूट कैटेगरी में भी इसको गिना जा सकता है। जी। पहले नए रिक्रूट्स को टाइम देते थे और फिर वो एक ग्रुप में उनको शामिल करते थे। आपने देखा होगा टेररिज्म की हिस्ट्री में कई जी। बार कुछ ऐसे रिक्रूट मारे गए जिनकी भर्ती महीना, 2 महीना, 3 महीना, 6 महीना भी हुई थी। जी। और ये उसी टाइप के नए रिक्रूट हैं जिनको एक थोड़ी सी प्रैक्टिस देके कहीं आसपास के ओपन एरिया में या फॉरेस्ट एरिया में, और फिर इनको पैसे की लालच या ब्रेन वॉश करके इनको इस काम पे लगाया जाता है। जी। और मैं तो इनको जनरली नए रिक्रूट की कैटेगरी में गिनूंगा। हाइब्रिड टेररिज्म एक टेक्निकल वर्ड है, और हाइब्रिड टेररिस्ट अगर इसको लिटरल ट्रांसलेशन किया जाए, उसका मतलब यह है जी। कि ये टेररिस्ट भी है और साथ में कुछ और भी है। जी। लेकिन मैं न्यू टेररिस्ट के रूप में इसको गिनूंगा। जी। तो जो हमारे तो पास इसको जी, भी। डॉक्टर साहब, जो खुरा साहब, जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है, जुलाई तक का आंकड़ा है, 74 मिलिटेंट्स जो है अरेस्ट किए गए हैं, जिसमें से 39 जो टेररिस्ट है वो हाइब्रिड है। और उससे आप अंदाजा लगाएं कि जो गिरफ्तारियां हुए हैं उसमें से 53% जो है हाइब्रिड है, जिसको आप न्यू रिक्रूट कहते हैं। तो कहीं ना कहीं इसमें से 39 में से 29 जो है लश्कर ने तैयार किए हैं। तो क्या इसको कैसे टैकल किया जा सकता है? ये सबसे बड़ी चुनौती है। देखिए, एक नए टेररिस्ट को तैयार करने में या हाइब्रिड टेररिस्ट को तैयार करने में थोड़ा टाइम तो लगता है। या तो जी। उसको ब्रेन वॉश किया जाता है रेडिकलाइज एलिमेंट्स के थ्रू, या तो जी। उसको पैसे की लालच दी जाती है, और पैसे की लालच ही काफी नहीं है जब तक उसको कन्विंस न किया जाए कि आप तुमने कोई टारगेट किलिंग करनी है। तो जी। इसलिए बड़ा जरूरी है कि जो रेडिकलाइजेशन वहां पे फैलाते हैं, जो ओवरग्राउंड एलिमेंट्स हैं जिनका टेररिज्म के साथ लेन देन रहा है, जिसमें रिलीज मिलिटेंट भी आते हैं, जिसमें उनके लोकल कॉन्टैक्ट भी आते हैं, जिसमें टेररिस्ट के शेल्टर प्रोवाइडर्स भी आते हैं, वो एक कैटेगरी ऐसी है जिनके बारे में कुछ मालूमात में है और कुछ मालूमात इंटेलिजेंस के थ्रू डेवलप की जा सकती है, बोथ जी। टेक्निकल इंटेलिजेंस और ह्यूमन इंटेलिजेंस के थ्रू। तो इन दोनों इंटेलिजेंस को अगर हम कोऑर्डिनेट करके ऐसे लोगों पे नजर रखे, अंडर वॉच रखे, तो जरूर है कि जी। इस टाइप के नए रिक्रूटमेंट जो हो रही है टेररिस्ट की, तो उसको भी प्रिवेंट किया जा सकता है काफी हद तक। ये नहीं कह सकता हूं मैं कि उसको कम्प्लीटली रोका जा सकता है, लेकिन इसमें काफी हद तक उसमें हम रोक सकते हैं इन चीजों को। खुला साहब, ये रेडिकलाइजेशन और ये जो पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स आती हैं, ये भी क्या इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? जैसे कोई कहता है कि बाहर से बिहारी या उत्तर प्रदेश से लोग आकर के वोट कास्ट करेंगे, मीटिंगें होती हैं, ऑल पार्टी मीट होती है, ये में डिसाइड किया जाता है कि किसी भी बाहर के व्यक्ति को जम्मू कश्मीर में वोट नहीं बनाने दिया जाए। इससे वो इंस्टिगेट होते हैं या एक मौका मिलता है उनको इंस्टिगेट किया जा सकता है? देखिए, पॉलिटिशियंस की एक अपनी मजबूरी है जी। जो मैं जस्टिफाई नहीं करता हूं, जी। लेकिन उनको वोट बैंक एड्रेस करना होता है हमेशा। और जी। जैसा हवा का रुख होता है, वो अपने स्टेटमेंट भी उसी तरह के देते हैं। जी। जैसे उनके वोटर बैंक में उनको लगता है कि लोग इस बात से खुश हो जाएंगे कि वो किसी तरह से वायलेंस को जस्टिफाई कर ले, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, तो वो वही बात करेंगे। अगर टेररिज्म का माहौल होगा या विशेष एटमॉस्फेयर होगा तो वो ऐसा स्टेटमेंट देंगे। अगर हालात अच्छे होंगे तो वो उसी टाइप का स्टेटमेंट दे देंगे। तो इसलिए पॉलिटिशियन एटमॉस्फेयर को थोड़ा विशिएट कर सकता है, लेकिन जी। ये अगर हम कहें कि पॉलिटिशियन के स्टेटमेंट से कोई टेररिस्ट बनेगा, जी। ऐसा नहीं है। टेररिस्ट तो तैयार करने में
सबसे मैक्सिमम मैक्सिमम जो कंट्रीब्यूशन जिसका है वो एक बाज़ाब्ता जो रेडिकलाइजेशन का प्रोग्राम है उसके तहत होता है, और उसको फिर आर्म्स ट्रेनिंग, उसको आर्म्स सप्लाई, उसको फाइनेंशियल सप्लाई, और उसको शेल्टर प्रोवाइड करने की जगह है। ये एक बहुत बड़ा नेटवर्क है। तो ये पॉलिटिशियन नहीं प्रोवाइड करता। पॉलिटिशियन एट द मोस्ट उस माहौल को खराब कर सकता है, लेकिन वो टेररिस्ट को पैदा नहीं कर सकता है, और उसको उत्साहित कर सकता है, उसको थोड़ा बहुत उसको सेंटिमेंटली उसको एनकरेजमेंट कर सकता है, लेकिन टेररिस्ट नहीं बना सकता है पॉलिटिशियन। इसलिए हम इसको उतना नहीं जोड़ सकते हैं जैसा कि कुछ लोग ऐसा इंप्रेशन दे रहे हैं कि पॉलिटिशियन ही शायद टेररिज्म के लिए रिस्पॉन्सिबल है। मेरा ये समझना है कि टेररिज्म के लिए जो रिस्पॉन्सिबल एलिमेंट्स है वो बेसिकली पाकिस्तान से जो गेम चल रही है वो है, और उसमें जो लोकल इन्वॉल्वमेंट है, जैसे मैंने ऑलरेडी गिना किस टाइप के लोकल इन्वॉल्वमेंट है, वो सब मिलके जो माहौल तैयार करते हैं और एक हाइब्रिड टेररिस्ट को तैयार करते हैं, या रेगुलर टेररिस्ट को फैसिलिटेट करते हैं आर्म्स देके, अम्युनिशन देके, पैसा देके, और उसके लिए बाकी जो लवाजमात हैं शेल्टर वगैरह देके, और फिर एक्शन टारगेटेड एक्शन करके टारगेट चुनने में, और फिर उसकी रेकी करने में, फिर उसको एस्केप रूट देने में, ये सारी जी चीजें इसमें आती हैं, जो मैं नहीं समझता हूँ कि पॉलिटिशियन कर सकता है। पॉलिटिशियन का एक माहौल बनाने का काम तो है, लेकिन जो टेररिज्म है वो बाकायदा एक प्रोफेशनल टेररिस्ट हैंडलर्स का काम है, और एक प्रोफेशनल नेटवर्क का आईएसआई के थ्रू जो चल रहा है उस टाइप की एजेंसियां कर सकती है। खुदा साहब, हाइब्रिड टेररिज्म कहें या फिर बात करें आप जैसे जो आपने टर्मिनोलॉजी दी है कि न्यूली रिक्रूट टेररिस्ट, इनका एक्टिव होना, सिलेक्टिव किलिंग होना, क्या हम ये माने कि आतंकवाद खत्म हुआ है या फिर ये माने कि स्ट्रेटेजी चेंज किया है मिलिटेंसी आउटफिट्स ने, टेररिस्ट ठीक है, आउटफिट्स ने? अगर आप ये कहेंगे आतंकवाद खत्म हुआ था, वो तो आप खुद समझ सकते हैं आतंकवाद खत्म जी नहीं हुआ है। जी इंसिडेंट हो रहे हैं, बल्कि मैं ये कहूंगा ये एक किस्म की जो मैं एक जनरल एक चल रही है बात कि पिछले कुछ साल से हर साल टेररिज्म लोवेस्ट लेवल पे आ रहा है। वो बात भी अगर हम आंकड़े देखें एमएचए के, जी या जो एक बहुत डिपेंडेबल इंटरनेशनल साइट है, साउथ एशिया टेररिज्म पोर्टल, जी जिसको पूरे फैक्ट्स के बेसिस पे रेगुलरली डेली बेसिस पे अपडेट किया जाता है। अगर वहां से भी फिगर्स देखे या एमएचए की फिगर्स देखें, जैसे एमएचए की अगर फिगर्स हम देखें, जो टेररिज्म फिगर 2012 में थी, 2018 में उससे 3 गुना हो गई थी। जी हाँ, 2018 के बाद टेररिज्म में काफी कमी आई है। सिक्योरिटी फोर्सेस और पुलिस का हेवी हैंड रहा है। काफी टेररिस्ट कमांडर्स उसमें मारे गए। पेल्टिंग लगभग खत्म हो गई है, लेकिन जो इंफ्रास्ट्रक्चर है टेररिज्म का वो मौजूद है, वो कायम है। और आप देखते हैं कि उसी का नतीजा ये है कि इस टाइप की किलिंग्स हो रही है। और अभी भी अगर हम देखें सारी टेररिज्म फिगर्स, वो 2012 से अभी भी काफी ज्यादा है। चाहे वो इंसिडेंट्स की सूरत में हो, चाहे वो ऐसे इंसिडेंट्स जिसमें कोई किलिंग हुई जिसमें हुई है वो इंसिडेंट्स हो, चाहे वो नंबर ऑफ सिविलियंस किल्ड है, तो 2012 से अभी भी बहुत ज्यादा है। तो हम ये नहीं कह सकते कि ऑल टाइम लो टेररिज्म है। हम कहेंगे जी 2012 के बाद ऑल टाइम लो टेररिज्म है, लेकिन 2012 या 2011 में जो फिगर्स थी वो इससे भी कम थी। तो इसलिए हम ये कभी नहीं कह सकते कि टेररिज्म खत्म हुआ। जब 2011 में और 12 में हम ये नहीं कहते थे टेररिज्म खत्म हुआ, तो अभी कैसे कह सकते हैं? और पाकिस्तान जब तक अपनी गेम चालू रख रहा है, पाकिस्तान इसको पूरी तरह से सपोर्ट कर रहा है, बल्कि इंटरनेशनल फंडिंग भी इसकी हो रही है। काफी जो एनजीओज हैं, जो वेस्ट में है, यूएस में है, यूके में है, कनाडा में है, उस टाइप की एजेंसी जो उसको फाइनेंस कर रही है, सपोर्ट दे रही है। तो टेररिज्म जी किसी भी लिहाज से, किसी भी एंगल से खत्म नहीं हुआ। और मेरा ये मानना है कि जब तक हमारी तरफ से, हमारी एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से एक ऐसा प्रोग्राम ना बने, एक ऐसा प्लान ना बने जो टेररिज्म के हर एक पहलू को बारीकी से एनालाइज करके उसको खत्म करने का एक प्लान न बनाए, तब तक ये खत्म नहीं होगा। चाहे वो पाकिस्तान को डील करना हो डिप्लोमेटिकली, पॉलिटिकली, या मिलिटरली,
जैसे सर्जिकल स्ट्राइक्स हुई थी उड़ी में या बालाकोट में एयर स्ट्राइक्स जी हुई थी, वन टाइम हुआ था, उसको फिर आगे नहीं लिया गया। 2019 में जब 370 घटाया गया, जी 35A हटाया गया, उसके जी बाद भी एक ऐसा माहौल बन गया था कि एक आम आदमी की उम्मीद बन गई थी कि अब ये एक्शन प्लान शुरू हो गया, इसको लॉजिकल एंड तक लिया जाएगा। लेकिन जी कुछ महीने बाद आहिस्ता आहिस्ता उसमें नरमी आती गई, और वो जी प्लान, लगता है मुझे कि उसमें कोई ऐसा प्लान नहीं था जिसमें ये सोचा गया था कि हमने टेररिज्म को बिल्कुल खत्म करना है। तो जी अनलेस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास कोई अपनी जगह प्लान है जिसको वो फॉलो कर रहे हैं, जी अब जाहिरी तौर पे ऐसा नजर नहीं आ रहा अभी। जी। आपने टेररिज्म को बहुत करीब से देखा है, और बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से अब खुदा साहब पूछ करके, उसकी जांच पूछ करके किलिंग की जाती है, तो आपके हिसाब से लोकल पुलिस, लोकल सीआईडी का फेलियर माना जाएगा, सारी एजेंसीज का फेलियर माना जाएगा? नहीं, मैं ये नहीं कहूंगा किसी का फेलियर है। जो पुलिस है जी या सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम कर रही है, तभी तो ये माहौल है कि 2018 से लगातार टेररिज्म की फिगर्स कम आ रही है, जो 2016 में बहुत बढ़ गई थी, और 2018 में लगभग पीक तक पहुंच गई थी। तो मैं नहीं समझता हूँ कि किसी का फेलियर है। हमारे पुलिस के जवान या सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान सेक्रीफाइसेस दे रहे हैं, इंटेलिजेंस के बेसिस पे ही टारगेटेड ऑपरेशन हो रही हैं। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि जो इसमें एक ओवरऑल प्लान बनना चाहिए, जिसके तहत हम इसका अंत करना चाहते हैं, वो प्लान इन एक्शन आना चाहिए। जैसे श्रीलंका ने एक फैसला किया कि हमने जी टेररिज्म खत्म करना है, और तब तक वो चैन से नहीं बैठे, तब तक वो उन्हें अपनी कार्रवाई नहीं रोकी जब तक उसको खत्म नहीं किया। जी या इसी तरह से जो इसराइल ने या बाकी कुछ कंट्रीज ने वेस्ट एशिया में या नॉर्थ अफ्रीका में जो टेररिज्म का माहौल था, कई कंट्रीज में चला टेररिज्म, कुछ साल चला, 10 साल चला, 12 साल चला, 15 साल चला, लेकिन ये 32 साल का टेररिज्म, मुझे लगता है ये भी अपने आप में एक ऐसा सिचुएशन है जो हमें लगता है, मुझे लगता है कि 32 साल का कंटिन्यूस टेररिज्म कश्मीर में देखा गया है अभी तक। जी। अगर हम पंजाब के साथ तुलना करें, तो पंजाब में जल्दी एलिमिनेट कर दिया गया था, टेररिज्म को खत्म कर दिया गया था, और ये लंबा खिंचता जा रहा है। क्या इसको कैसे कंपेयर करते हैं कि ज्योग्राफिकली कंडीशन यहाँ की अलग है? फिर पंजाब में एक बहुत बड़ा डिफरेंस था कश्मीर से। जी जी वो डिफरेंस ये था कि पंजाब में सिर्फ लोकल टेररिस्ट को यूज किया गया, जी और यहाँ पे भी जब 90 में लोकल टेररिज्म उभर के आया, और JKLF सबसे मेन ऑर्गेनाइजेशन थी, चाहे वो किलिंग थी चाहे वो इंसिडेंट्स थे, जब उसके कार्डर्स डेसिमेट होने लगे, हिजबुल मुजाहिदीन को लाया गया, जब उसके कार्डर भी काफी तरह से न्यूट्रलाइज हो गए, तो ये लग रहा था कि 2-3 साल में ये खत्म हो जाएगा। जी लेकिन जो पाकिस्तान की स्ट्रेटजी थी, और पाकिस्तान ने भी ये देखा कि ये लोकल टेररिज्म चलने वाला नहीं है, जैसे पंजाब में उन्होंने देखा कि पंजाब में नहीं चल पाया लोकल टेररिज्म, तो इसलिए उन्होंने अपने वेल ट्रेन्ड, ब्रेन वॉश्ड अपने टेररिस्ट भेजना शुरू कर दिया, और उन्होंने डायरेक्टली अपने हाथ में कमान ले ली जी टेररिज्म को चलाने की, और जब अब तक जारी है। तो इसलिए पंजाब का टेररिज्म और कश्मीर का टेररिज्म हम आपस में कंपेयर नहीं कर सकते हैं। तो मेरा ये भी मानना है कि अगर कश्मीर में पाकिस्तान से टेररिस्ट नहीं भेजे जाते, खाली जी लोकल टेररिस्ट के थ्रू ही चलाया जाता, तो ये 3-4-5 साल से ज्यादा चलने वाला नहीं था। जी। खुदा साहब, ये जो स्ट्रेटेजी बदली है टेररिस्ट आउटफिट्स ने, हाइब्रिड सिस्टम का इख्तियार किया, जैसे आप कह रहे हैं कि न्यूली रिक्रूट, क्या ये इनकी मजबूरी थी, या फिर ये एक स्टेप हमारे सिक्योरिटी एजेंसी से आगे चल रहे हैं? खुदा साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी, आवाज आ रही है। मेरा ये ऑब्जर्वेशन है इस बारे में, जब टेररिस्ट और वो डायरेक्टली सिक्योरिटी फोर्सेस का साथ नहीं लड़ सके, तो उन्होंने अपनी स्ट्रेटजी चेंज कर दी, क्योंकि टेररिज्म चालू रखना था। तो जी स्ट्रेटजी उन्होंने ऐसे चेंज की कि उनके लिए ड्रोन्स का इस्तेमाल शुरू। जी जी
जी हम दर्शकों, हमारे साथ कुलदीप खोडा जी हैं, जो पहले चीफ विजिलेंस कमिश्नर रहे जम्मू कश्मीर के, जब स्टेट हुआ करती थी, और फॉर्मर डीजीपी रहे हैं। और वो विस्तार से बता रहे हैं कि क्या जो रणनीति आतंकवादियों ने चेंज की है, किसने की है, और क्या इसके नुकसान हो सकते हैं, कैसे इसको टैकल किया जा सकता है, कैसे इसको हैंडल किया जा सकता है। दर्शकों, आपको बता दें कि अभी तक आज की डेट में टारगेट किलिंग जो है वो 18 हुई है, जिसमें से नॉन लोकल जो है 6, जिसको हम प्रवासी मजदूर कहेंगे, या बैंक के मुलाजिम भी थे कुछ, वो हैं। नॉन मुस्लिम जो हैं, जो JNK के नॉन मुस्लिम, वो 2 हैं। लोकल मुस्लिम 3 हैं। पंचायत मेंबर्स 4 हैं। 5 पुलिसकर्मी हैं, कॉप्स हैं, और टोटल 18 हैं। 18 आतंकवादियों ने 18 टारगेट किलिंग की है। साथ साथ आपको ये भी बताते चले कि जून जुलाई तक अभी तक जो आतंकवादी पकड़े गए थे, तो 74। जी खुदा साहब, आप मुझे सुन पा रहे हैं? मैं आपकी हाँ बात नहीं हाँ जी, सुन आ रही है पाया था आवाज अब। मैंने। जी, हाँ मैंने जी, ये बीच में सवाल ब्रेक हो आप गया। हाँ, मैंने आपसे ये सवाल किया था कि क्या ये मजबूरी थी इस रणनीति में बदलाव करने की, या फिर एक स्टेप हमसे आगे, हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस से आगे चल रहे हैं टेररिस्ट आउटफिट्स? देखिए, जब सिक्योरिटी 2018 के बाद खास तौर पे, ये नहीं कि जी 2018 से पहले काम बंद था। जी सिक्योरिटी जी फोर्सेस काम बदस्तूर अपना काम कर रही है, जितना उनसे हो सकता है उससे ज्यादा कर रही है, चाहे वो पुलिस हो या इंटेलिजेंस एजेंसीज हो। और रिजल्ट्स भी आ रहे थे, लेकिन जी इन्फ्लक्स पार से ज्यादा आ रहा है, नए टेररिस्ट रिक्रूट हो रहे हैं। तो जी इसलिए ये गेम जो है पाकिस्तान की कैलिब्रेशन और कंट्रोल पार से चल रहा है। तो जी और 2018 के बाद खास तौर पे, जब जी काफी ज्यादा सक्सेसेस मिलने लगी फोर्सेस को, जिससे जी टेररिस्ट कमांडर न्यूट्रलाइज हो गए काफी सारे, और जी जिस तरह से उनके हाइड आउट्स पे काफी छापे डाले गए, आर्म्स एम्यूनिशन सीज हुआ, तो उनको ये लगा कि ये बदलाव करना जरूरी है, नहीं तो टेररिज्म शायद खत्म हो जाए। तो इसलिए उन्होंने अपनी स्ट्रेटजी में बदलाव लाया, ताकि वो हैंड ग्रेनेड्स का ज्यादा यूज करे। जी और हैंड ग्रेनेड में कोई आर्म्स लेने की जरूरत नहीं है, हैंड ग्रेनेड लाया, फेंका और भाग गए। और इसी तरह उन्होंने आर्म्स एम्यूनिशन को बॉर्डर से क्रॉस कराने के लिए ड्रोन्स का इस्तेमाल किया। जी फिर फाइनेंशियल पोजीशन पाकिस्तान की खराब थी, इसलिए वो उन्होंने ड्रग्स का भेजना शुरू कर दिया ड्रोन्स के जरिए, और वैसे भी। और जी इसी तरह उन्होंने, चूंकि उनको जो हार्ड टारगेट्स थे, जो सिक्योर टारगेट्स थे, मिलना मुश्किल हो गया, जिस और उनको काफी लॉसेस होने लगे, इसलिए जी उन्होंने सॉफ्ट टारगेट्स जो इजिली अवेलेबल है, चाहे जी वो नॉन लोकल लेबर कहिए, चाहे वो कश्मीरी पंडित है, चाहे वो आइसोलेटेड पुलिस वाला कहीं पे ट्रैफिक ड्यूटी दे रहा है, या लोनली जी जो बीट कांस्टेबल है जो अकेला जी ड्यूटी करता है लोगों के लिए, ऐसे टारगेट्स को ढूंढना शुरू कर दिया, उनको टारगेट करना शुरू कर दिया, ताकि टेररिज्म ना रुके। तो इसलिए उनके लिए एक मजबूरी बन गई थी अपनी स्ट्रेटजी चेंज करने की, ताकि टेररिज्म ये नहीं लगे कि टेररिज्म खत्म हो रहा है। जी खुदा साहब, एक चीज और है कि आप 370 में अमेंडमेंट होता है, 35 भाई रिपील होता है, उसको आतंकवाद के साथ जो मौजूदा परिस्थिति है कैसे देखते हैं? कोई बदलाव आया टेररिस्ट देखिए, एक्टिविटीज वो में? बदलाव तो जरूर आया, और बहुत जी जरूरी था। इससे एक बड़ा स्ट्रांग मैसेज गया कि हिंदुस्तान अपनी कंट्री की यूनिटी और इंटेग्रिटी में न सिर्फ यकीन रखती है, बल्कि तमाम ऐसे मेजर लेने के लिए तैयार है जो मुल्क की यकजहती को मजबूत बनाए। और बाकी स्टेट्स की तरह जम्मू कश्मीर को भी उसमें शामिल किया गया, जो एक बहुत बड़ा वेलकम स्टेप है। लेकिन ये समझे हम कि 370 हटाने से या 35 हटाने से पाकिस्तान अपनी टेररिज्म में कोई कमी लाएगा या चेंज करेगा, वो नहीं हो सकता था, क्योंकि पाकिस्तान के एक प्लान के तहत चल रहा है। ये एक अलग स्टेप है, और टेररिज्म अलग है। इनका आपस में जी इंटर रिलेशन कोई खास ज्यादा नहीं है, मासिवाय जी इसके कि आहिस्ता आहिस्ता जम्मू कश्मीर की इंटेग्रेशन बाकी हिंदुस्तान के साथ आने वाले वक्त में और ज्यादा इंटेग्रेट हो जाएगी, जो मुल्क के लिए अच्छा है। बाकी टेररिज्म जो है वो एक अलग सिलसिला है, और इनका कोई आपस में डायरेक्ट लिंक नहीं है। ये जरूर है कि माहौल में बदलाव आ सकता है, और नेशनलिस्ट फोर्स एनकरेज हो सकती है। वो जैसे जी आपने पॉलिटिशियन का सवाल पूछा, पॉलिटिशियन विशिएट के एटमॉस्फेयर करता है, तो जी उसके विपरीत
जो 370 का हटना और 35A का हटना, ये माहौल को बेहतर बना सकता है और नेशनल फोर्सेस को एनकरेज कर सकता है। लेकिन खुला टेररिज्म साहब, को डील करना बड़ा जरूरी है, मजबूती से और सख्ती से। खुला साहब, आखिर में दो सवाल एक साथ पूछूंगा मैं आपसे, अगर इजाजत दे तो। अगर जी जी। कुलदीप हुड्डा जी इस वक्त डीजीपी होते, आपके पास पुलिस की कमान होती, तो क्या जो एम्प्लॉयज हैं वहां पर, एक तो कैटेगरी, दूसरा जो पीएम पैकेज था, एम्प्लॉयज वहां पे थे जो वापस आए हैं, क्या उनको वापस लाते आप कश्मीर में? दूसरा, इस सिचुएशन को जो टेररिस्ट आउटफिट ने अपनी स्ट्रेटेजी में बदलाव किया, इसको आप कैसे हैंडल करते हैं? देखिए, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज जो जिनको टारगेट किया जा रहा है, और वो मैं ये समझता हूँ कि पुलिस इसमें ज्यादा नहीं कर सकती है जितना वो कर रही है, उससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकती है, क्योंकि जी ये इश्यू थोड़ा डिफरेंट है। जी अगर हम 1990 की बात करेंगे या 1990s अर्ली की बात करेंगे, जब माहौल बहुत खराब था और गवर्नमेंट मुलाजिम वहां पे उन्होंने काम करना था ताकि गवर्नमेंट मशीनरी चल चल सके, तो उसमें एक प्लान डिवाइस किया गया कि उनकी अकोमोडेशन सिक्योर जगह पे रखी गई, जी उनका ट्रांसपोर्टेशन सिक्योर ट्रांसपोर्ट के थ्रू किया गया, और उनके जो प्लेस ऑफ वर्क थी वो भी एक प्लान के तहत कई मखसूस जगहों पे थी जहां पे सिक्योरिटी प्रोवाइड होती। जी अगर उस टाइप का प्लान इम्प्लीमेंट इसमें कर सके, तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो पीएम पैकेज के थ्रू हैं, उनकी प्रोटेक्शन हो सकती है। लेकिन पुलिस प्रेजेंट सिचुएशन, मुझे लगता है पुलिस ये स्कैटर्ड है, ये अलग अलग जगहों पे है, ये जी किसी मखसूस 5-6 जगहों पे नहीं है, या 10 जगहों पे, या 1 दर्जन या 20 जगहों पे नहीं है जहां पे प्लान बनाया जी सके। ये डिफरेंट ऑफिस में स्कैटर्ड है वैली में। ये प्राइवेट अकोमोडेशन में काफी रहते हैं जो स्कैटर्ड है, जी ये प्राइवेट ट्रांसपोर्ट में जाते हैं। तो जब ये स्कैटर्ड हो, तब ये सॉफ्ट टारगेट बने रहेंगे। इंडिविजुअल सिक्योरिटी देना पॉसिबल नहीं है कि पुलिस के लिए जी हर एक को। तो जब तक गवर्नमेंट इसमें एक प्लान नहीं बनाती है कि उनको रहना कहाँ पे है, इनके ऑफिस किसी किस मखसूस जगहों पे सिर्फ रखे, हर एक ऑफिस में उनको पोस्ट ना करे, इनको कुछ गिने चुने ऑफिस में पोस्ट करे जहां पे कोई सिक्योरिटी अवेलेबल हो, इनको कुछ गिने चुने जगहों पे इनको रखा जाए रहने के लिए जहां पे उनको जी सिक्योरिटी प्रोवाइड हो, और जहां पे जी उनको कुछ मूवमेंट के लिए गवर्नमेंट ट्रांसपोर्ट बसेस हायर की जाए जो उनको अपने प्लेस ऑफ स्टे से प्लेस ऑफ वर्क तक ले जा सके, तब ये महफूज जी हो सकते हैं। लेकिन जिस तरह से गवर्नमेंट की भी पॉलिसी है कि कहीं भी रखते हैं, ट्रांसफर्स होती है, प्राइवेट जगहों पर रहते हैं, तो पुलिस के लिए मुमकिन नहीं है। तो इसलिए मैं पुलिस को इसमें कोई दोष नहीं देता हूँ। पुलिस अपना काम कर रही है हालात के मुताबिक, लेकिन इसमें मुझे मुझे, मुझे मैं जो मेरी ऑब्जर्वेशन ये है कि गवर्नमेंट प्लानिंग की जरूरत है इसमें। खुदा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।